स्टडी विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो कि कक्षा 7 पॉलिटिकल साइंस जो यूनिट 4 है और अध्याय 6 है। इस अध्याय में हम लोग जो बातचीत करेंगे संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यमों को समझना। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमको क्या समझने मतलब क्या सीखने को मिलता है और इससे क्या समझते हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस अध्याय को सीखने की कोशिश करते हैं। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिका पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उनमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य संसाधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। तो दोस्तों, मीडिया शब्द का अर्थ आप समझ ही गए हैं। तो इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखे हो? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी में मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी हो गया, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों में ऐसे रूप हैं जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। हम लोग अभी सीखेंगे संचार माध्यम और तकनीकी। संचार माध्यम और तकनीक आपके लिए संभव संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना ही कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदलती है और आज भी बदलती जा रही है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलते हैं।
इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता से सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ कहती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगते हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुंदर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख सकते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे आधुनिकता अधिकांश जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जमुई में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्र तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। संचार माध्यम और धन। संचार माध्यम और धन जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीले हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए। जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है, जिसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेरणा के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इस सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो के केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करती है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होती है। इस खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। बोला ना, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन जो समाचार देते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट देता है ना, जो प्रचार विचार देता है, उसी के बारे में। जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिंट टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार आप इन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसे कि आप आगे दोस्तों यहाँ दर्शाए गए हैं। आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापनों के बार आवर्तित इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापन प्रस्तुत खरीदेंगे। तो संचार माध्यम और लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देखने और इनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम करती है। यदि लोग चाहे तो इस समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध
इन शब्द को ध्यान रखना दोस्तों। सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः इसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही संचार के दो विभिन्न रूपों को कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों ये एक यहाँ दिया है, दूसरा यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ बोलता है प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर मतलब वज्रपात विरोधियों द्वारा चक्का जाम यातायात रोका। अब दूसरा पत्रिका में बोलता है कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। तो दोस्तों इन दोनों पत्रिकाओं को पढ़ लेना क्या कहना चाहता है। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पर पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। इसका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषित फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पूर्ण स्थापना के प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि इनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रण या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी अन्य निर्देशित न करे कि उनमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्रता संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेसरशिप कहा जाता है। तो दोस्तों इन शब्द को ध्यान रखना। सेसरशिप किसे कहा जाता है, थोड़ा सा इस बात को रिपीट करते हैं। सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने में प्रतिबंधित करती है तो इसे सेसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से लेकर 1970 तक आपातकाल का था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ से
जब आपातकाल का बात था तो उस समय समाचार पत्रों में मतलब जन समुदाय के तक पहुंचने में मतलब बाधित कर रहा था, मतलब पहुंचने नहीं दे रहा था, ये कहना चाहता है। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, क्या बोलता है, सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों को दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश, दोस्तों इस बॉक्स को पढ़ लेना जो बॉक्स में है। तो समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं, इसके कारण बहुत जटिल है। समाचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इसके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और इसके लिए विज्ञापन पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि इसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अब कहता है मसौदा तय किया जाना। ये मसौदा क्या होता है? मसौदा तय किया जाना, तो किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिक कोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होंगे, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा एजेंडा के बारे में, और मतलब मसौदा को ही एजेंडा कहा जाता है, तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों के कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़ते हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरता पूर्वक
घोषणा की कि कोला पिन सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि इन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रिका ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया। जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, आप इस बात को सोचना और समझना कि यह किस तरह से कहना चाह रहा है। तो स्थानीय संचार माध्यम, तो इस बॉक्स को दोस्तों पढ़ लेना आप। इस बॉक्स में क्या कहना चाहता है? प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इस तरह का एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि सभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहा जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए कि सेंसरशिप किसे कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है। यह एक बार इस बातों को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, मतलब कि बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्रायः तथ्यात्मक जानकारी भी प्राप्त पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। एक पक्षीय मतलब एक तरफा हो सकता है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। यह लेखक इसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। तो दोस्तों, हम इस जो सामाजिक विज्ञापन है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस बॉक्स में क्या कहना चाहता है? तो जो बॉक्स पीछे छूट गया उन बॉक्सों को आप पढ़ने की कोशिश करें। सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं जैसे विज्ञापन भी बनाती है जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यह असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत हैं।
तो दोस्तों आप इस चित्र को देख के आप क्या क्या मतलब सीख पाते हैं और क्या समझते हैं। तो दोस्तों अभ्यास प्रश्नों को करने की कोशिश करें ताकि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ कुछ कहता है शब्द संकलन। तो प्रकाशित, प्रकाशित का तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्ट, लेखों या साक्षात्कार, विवरण आदि है। प्रकाशित किसी भी चीज़ को प्रकाशित करना, या मतलब रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट हो गया, लेखो, उसके बाद साक्षात्कार, विवरण, किसी चीज़ का विवरण आपको मिला, आदि से है, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है। अब इस बात को मोटी तौर पर यह समझ लें कि अगर मान लिए कोई रास्ते में कोई दुर्घटना हो तो उसके बारे में जो लिखेगा, उसके बारे में जो विवरण इकट्ठा होगा तो उसको मतलब समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में छापेगा, उसी को कहते हैं प्रकाशित। अब सेंसरशिप क्या है? तो दोस्तों हमने अभी भी समझा कि सेंसरशिप किसे कहता है। तो चलो एक बार और सीख लेते हैं, सीखने में कोई बुराई नहीं है। इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। तो प्रकाशित आप समझ ही गए होंगे, और प्रदर्शित, प्रकाशित जो घटना में हुआ है वह घटना, प्रदर्शित मतलब समाज में दिखाना नहीं चाहता है, जो घटना हुआ उस घटना का डिटेल मतलब प्रदर्शित करना नहीं चाहता है समाज में, यही बात कहना चाहता है। इसको सेंसरशिप कहा जाता है। सेंसरशिप अगर आपको पेपर में कहीं भी दिख गया सेंसरशिप का तात्पर्य क्या होता है, तो दोस्तों ऐसे सवाल ऐसे में ही पूछ सकता है और भी कहीं भी पूछ सकता है। प्रसारण क्या होता है? प्रसारण का तात्पर्य क्या होता है तो भी हम सीखेंगे। इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों से संबंधित में हुआ है, जिसको बहुत बड़े क्षेत्रों में प्रेषित किया जाता है। तो प्रसारण, प्रसारण कहाँ होगा? रेडियो, टीवी हो गया, इन्हीं में तो होगा। सार्वजनिक विरोध, आप तो जानते हैं सार्वजनिक का मतलब ही होता है सबका, जो सबका अधिकार हो उसे सार्वजनिक कहता है। यानी सार्वजनिक विरोध यानी सबका मिला के जो विरोध होता है उसको सार्वजनिक विरोध कहते हैं। इसमें कुछ कहना चाहता है, देखते हैं क्या कहता है। इनमें मतलब विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्रायः रैली, आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है। अवरुद्ध का मतलब जानते हैं, अवरुद्ध का तात्पर्य होता है बाधा। अब सड़कों में अवरुद्ध कर देना मतलब सड़क जाम कर देना, तो यानी कि इधर का यातायात ना इधर का यातायात, आवागमन में कष्ट होती है, उसको अवरुद्ध कहते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।